नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 9, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। और आज हम आपको इसके सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जोतदार कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। तो जोतदारों को हवलदार, गणितदार, जवाबदार या मंडल के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी के अंत में जब जमींदारों को संकट का सामना करना पड़ रहा था, तो जोतदार गांव में अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे। वे गांव में स्थित थे, जबकि जमींदार अक्सर शहरी इलाकों में रहते थे, जिससे ग्रामीणों पर उनका सीधा नियंत्रण था। यानी कि जोतदार कौन थे? तो जोतदारों को जो हवलदार, गणितदार, जवाबदार या मंडल के नाम से भी जाना जाता था। जो 18वीं शताब्दी के अंत में जब जमींदारों को जो संकट का सामना करना पड़ रहा था, तब जोतदार गांव में अपनी शक्ति मजबूत कर रहे थे। आगे आता है, महाराजा मेहताब चंद कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। तो महाराजा मेहताब चंद, जिन्हें महाराजा धीराज बहादुर सर विजय चंद मेहताब के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत में बर्दवान के शासक थे। वे 1887 से 1941 तक बर्दवान एस्टेट के यानी कि स्टेट के शासक थे, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। यानी कि जो महाराजा मेहताब चंद थे, उन्हें जो है महाराजा धीराज बहादुर सर विजय चंद के नाम से भी जाना जाता था। और ब्रिटिश भारत में वो जो है बर्दवान के शासक थे, यानी कि बर्दवान एक राज्य था, उसके शासक थे। और 1987 से लेकर 1887 से लेकर 1941 तक वो बर्दवान राज्य के शासक रहे थे, जब तक कि उनकी मृत्यु हुई नहीं हुई थी। यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन जो कि आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है कि फ्रांसीसी बुकानन एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि फ्रांसीसी बुकानन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो फ्रांसीसी बुकानन एक स्कॉटिश चिकित्सक, सर्वेक्षक, वनस्पति शास्त्री, भूगोलवेत्ता और प्राणी विज्ञानी थे, जिन्होंने भारत में रहते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह 1794 में भारत आए और 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में रहे। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का सर्जन भी रहे। फ्रांसीसी बुकानन नक्शा निवेशों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले पुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। बुकानन की यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से एकत्रित करता था। यानी कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन जो है एक स्कॉटिश चिकित्सक, सर्वेक्षक और वनस्पति, भूगोलवेत्ता और प्राणी विज्ञानी थे, जिन्होंने भारत में रहते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो जो है 1794 में भारत आए और 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में रहे। और कुछ वर्षों तक वो जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का सर्जन भी रहे थे। और वो जो है नक्काश यानी नक्शा निवेशों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के बड़े दल के सर्वत्र यात्रा करते थे। और उनकी जो यात्राओं का खर्च था वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। अब अगला क्वेश्चन आता है, स्थायी बंदोबस्त यानी कि स्तंभरारी बंदोबस्त क्या था और इसे किसने शुरू किया था? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर तीनों में पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस साल भी आने की पूरी संभावना है। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था और उसे किसने शुरू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त एक भूमि राजस्व प्रणाली थी, जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू किया था। इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी को एक निश्चित और स्थिर राजस्व प्राप्त हो सके और जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाया जाए। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त, यानी कि इसको जो है किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। कहां कहां पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनमें उसने जो है इसको शुरू किया। और ये जो है पूरे भारत में 19% हिस्सा कवर करता था स्थायी बंदोबस्त। और इसको जो है हम स्तंभरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसमें कंपनी को एक निश्चित और स्थिर राजस्व प्राप्त हो सके
और जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाया जा सके। आगे आता है स्थायी बंदोबस्त क्या था, यानी कि था क्या, स्थायी बंदोबस्त क्या था। तो स्थायी बंदोबस्त एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामित्व दिया गया और उन्हें एक निश्चित राशि का राजस्व ब्रिटिश सरकार को देना होता था। इस व्यवस्था के तहत जमींदार किसानों से राजस्व वसूलते थे और सरकार को एक निश्चित राशि का भुगतान करते थे। तो ये था स्थायी बंदोबस्त। आगे आता है स्थायी बंदोबस्त क्यों शुरू किया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रणाली को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के लिए स्थिर राजस्व सुनिश्चित करना था और यह मानना था कि जमींदारों को भूमि का स्वामित्व देने से कृषि में सुधार होगा और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन, यानी कि स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त, जिसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट इंग्लिश में, और उसे जो है किसने शुरू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया, 1793 में। ये भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन आता है स्थायी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां को क्यों नहीं नीलाम किया जाता, यानी कि बहुत सी जमींदारियों को क्यों नीलाम किया जाता था। तो ये जिम्मेदारियां नहीं बल्कि जमींदारियां हैं, ये आपको याद रखना है। जमींदारियों को क्यों नीलाम किया जाता था, जमींदारियों को क्यों नीलाम कर दी गई थी, यानी कि स्थायी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारी नीलाम क्यों कर दी गई। तो स्तंभरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां नीलाम कर दी गई क्योंकि जमींदार सब उस समय पर निर्धारित राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ थे। इसका मुख्य कारण यह था कि राजस्व की दरें बहुत ऊंची थीं और जमींदारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण वे भुगतान करने में विफल रहे और इसीलिए उनको जो है क्या कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया। स्तंभरारी बंदोबस्त में जमींदारों को एक निश्चित और ऊंची राजस्व राशि का भुगतान करना होता था, भले ही फसल अच्छी हो या खराब हो। इससे उनको कोई मतलब नहीं था, बल्कि उन्हें तो बस कर चाहिए था। लेकिन यदि वो कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी जो जमीन हुआ करती थी उसको जो है नीलाम कर दिया जाता था। यह किसानों के लिए बहुत कठिन था, खासकर जब फसलें खराब होती थी। तो इसीलिए कुछ जमींदारियों को का क्या कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया। आगे इसी भी आता है स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया था। वे अब केवल राजस्व इकट्ठा करने और अपने जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित थे। अब वे किसानों पर अपना नियंत्रण खो चुके थे और उन्हें प्रशासनिक अधिकार भी नहीं थे। बंगाल की अर्थव्यवस्था में बार बार अकाल और कम पैदावार के कारण आर्थिक संकट था। इससे किसानों का राजस्व का भुगतान करने में और भी मुश्किल हो गई थी। नए कानून और नियम जमींदारों के लिए समझने में कठिन थे। इससे उन्हें राजस्व के भुगतान में और भी दिक्कतें हुई थी। यानी कि इसीलिए स्थायी बंदोबस्त के बाद कुछ जमींदारी प्रथाओं को यानी कि जमीनों को क्या कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे इसी में आता है यदि जमींदार निश्चित तारीख तक राजस्व का भुगतान नहीं करते थे तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यह जमींदारों के लिए एक बड़ा जोखिम था, खासकर जब वे भुगतान करने में असमर्थ थे। यानी कि उनको एक निश्चित तारीख दी जाती थी, यदि वो उस तारीख को कर नहीं चुका पाते थे या तो इसीलिए उनकी जमीन को जो है नीलाम कर दिया जाता था, यानी कि बेच दिया जाता था। स्थायी बंदोबस्त के कारण किसानों का शोषण बढ़ा, उन्हें अपने जमींदारों पर निर्भर रहना पड़ा और उनके पास अपनी जमीन पर कोई अधिकार नहीं था। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन आता है सहायक संधि पर की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में पेश की गई या शुरू की गई। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सबसे पहले संधि को स्वीकार किया था। फिर अवध के नवाब ने 1801 में सहायक संधि स्वीकार की थी। फिर पेशवा के बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1801 में सहायक संधि स्वीकार की थी और लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो जो सहायक संधि थी किसने शुरू की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी, जो कि 1798 में शुरू की गई थी। और इसमें इसको जो सबसे पहले किसने स्वीकार किया तो हैदराबाद के शासक थे निजाम
उन्होंने 1798 में इसको स्वीकार किया। फिर अवध के नवाब ने 1801 में इसको स्वीकार किया और फिर बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1801 में इसको स्वीकार किया था। और 1798 से लेकर 1805 तक जो लॉर्ड वेलेस्ली थे भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। आगे आता है, यह एक गैर हस्तक्षेप नीति थी जिसमें भारतीय राज्यों को अपनी सेना रखने की अनुमति नहीं थी और उन्हें ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखना था जिसका खर्च उन्हें खुद उठाना था। यानी कि एक ऐसी संधि थी कि जो भारत के राजा हुआ करते थे कुछ, तो उनको जो है अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों ने कहा था कि उनको जो है उन्हीं की सेना रखनी होगी, यानी कि अंग्रेजों की सेना को अपने राज्य में रखना होगा और उनका खर्च भी उन्हीं को उठाना होगा। तो ये थी सहायक संधि। और आगे आता है सहायक संधि की विशेषताएं इसी में। तो भारतीय शासकों को अपनी स्वयं की सेनाओं को भंग करना पड़ता था और अपनी जगह पर ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ता था, यानी कि अपनी सेना की जगह ब्रिटिश सेना उनको स्वीकार करनी पड़ती थी। आगे आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्यों को विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से बचाने के लिए प्रतिबद्ध थी। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी वो भारतीय राज्यों को विदेशी आक्रमणों से या आंतरिक विद्रोह से बचाने के लिए प्रतिबद्ध थी। आगे आता है भारतीय शासकों को बिना ब्रिटिश अनुमति के किसी अन्य विदेशी शक्ति से संधि करने की अनुमति भी नहीं थी। यानी कि जो भारत के शासक थे वो जो है किसी भी अन्य दूसरे देश के लोगों से संधि नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कम ही हुआ था। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने वादा किया था कि वो जो है भारत के शासकों के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है इसमें क्या किया, हस्तक्षेप किया था। आगे आता है भारतीय शासकों को अपने दरबारों में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होता था जो ब्रिटिश सरकार के हितों की रक्षा करता था। आगे आता है सहायक संधि का उद्देश्य। तो यानी कि जो सहायक संधि थी उसके उद्देश्य क्या थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाना था, भारतीय राज्यों को एक दूसरे के साथ लड़ने से रोकना और ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था, अपने खर्च पर एक बड़ी सेना स्थापित करना और भारतीय शासकों को वित्तीय रूप से निर्भर बनाना था। आगे आता है सहायक संधि का प्रभाव। तो भारतीय शासकों की संप्रभुता कम हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव में भारत में प्रभाव और नियंत्रण बढ़ा और भारतीय राज्यों की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय बोझ भी बढ़ गया था। तो ये था सहायक संधि का प्रभाव। अब अगला क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, हड़प नीति क्या थी? हड़प नीति या व्यपगत नीति। तो हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में शुरू किया था। यह एक ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति थी जिसके अनुसार यदि किसी रियासत के शासक का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं होता तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। हड़प नीति जिसे व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में अपनाई गई एक नीति थी। हड़प नीति के अनुसार अगर किसी रियासत के शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र नहीं होता है तो उत्तराधिकारी गोद लेने के माध्यम से नहीं दिया जा सकता था। यानी कि उत्तराधिकार जो है गोद लेने के माध्यम से नहीं दिया जाता था। यानी कि हड़प नीति ऐसी हुआ करती थी, अगर भारत के किसी राज्य के शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र या संतान नहीं होती है तो वो जो है गोद लेकर किसी को भी उसका उत्तराधिकार नहीं देता था, बल्कि उस राज्य को जो है अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था। आगे आता है इस स्थिति में रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दी जाती थी, यानी कि मिला ली जाती थी। सतारा, बंसलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतें हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली गई थी। यह नीति काफी विवादास्पद थी और भारतीय शासकों और जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और प्रतिरोध को बढ़ावा दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प नीति 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक थी, यानी कि हड़प नीति जो है 1857 के विद्रोह के कारण ये भी बनी थी। अगला क्वेश्चन आता है अमेरिकी गृह युद्ध ने भारतीय रियायतों यानी किसानों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया?
तो अमेरिकी गृह युद्ध ने भारतीय किसानों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। युद्ध के कारण अमेरिका से कपास की आपूर्ति कम हो गई, जिससे भारत में कपास की कीमतें बढ़ गई। इससे भारतीय किसानों को फायदा हुआ क्योंकि उनके कपास की मांग बढ़ गई थी। हालांकि युद्ध के बाद जब अमेरिका में आपूर्ति सामान्य हुई तो कपास की कीमतें गिर गईं और किसानों को ऋण चुकाने में मुश्किल हुई, जिससे वे और अधिक गरीब हो गए थे। तो ये पड़ा था अमेरिका के गृह युद्ध से भारतीय किसानों पर प्रभाव। यानी कि जब अमेरिका में गृह युद्ध चला तो वहां की जो कपास की जो होती थी वहां की आपूर्ति कम हो गई, इसीलिए भारत के जो किसानों की जो कपास की फसल हुआ करती थी उनकी कीमत बढ़ गई। लेकिन बाद में जब ये सही हुआ तो क्या हुआ कि जो भारत के किसान थे वो उनकी जो कपास की कीमतें थी वो जो है गिर गई और उनको जो है कर चुकाने में मुश्किल हुई थी और वे और अधिक गरीब हो गए थे। आगे आता है 1861 से 1865 तक अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका से कपास की आपूर्ति कम हो गई। इससे इंग्लैंड को भारतीय कपास की ओर ध्यान आकर्षित हुआ, जिससे भारत में कपास की मांग बढ़ गई और कीमतें आसमान छूने लगी थी। कपास की कीमतों में वृद्धि से भारतीय किसानों को लाभ हुआ। वे अधिक कीमत पर कपास बेच सकते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। कपास की खेती में लाभ के कारण किसानों ने ऋण लेना शुरू कर दिया था ताकि वे और अधिक कपास उगा सकें। लेकिन बाद में जैसे ही अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका से कपास की आपूर्ति सामान्य हो गई तो भारत में कपास की कीमतें गिर गई। किसानों के लिए ऋण चुकाना मुश्किल हो गया था क्योंकि उन्होंने जो ऋण लिया था, जो कर्ज लिया था, उनको चुकाना मुश्किल हो गया, जिससे वे गरीबी में वापस चले गए। आगे आता है कपास की खेती में गिरावट के कारण किसान ऋण चुकाने में असमर्थ थे। इससे उनका असंतोष बढ़ा और कई जगहों पर विद्रोह हुए। दक्कन दंगे इसी असंतोष का एक उदाहरण थे। आगे इसी में आता है भारतीय किसानों की स्थिति में ब्रिटिश शासन की कृषि नीतियों पर भी प्रभाव डाला। ब्रिटिश सरकार ने कुछ कृषि सुधार लागू किए, लेकिन वे किसानों की समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं कर सके थे। अब अगला क्वेश्चन आता है, संस्थाओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? ये संस्थाओं नहीं बल्कि संथालों, तो ये इसमें गलत है। ये है संथालों, यानी कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध क्यों किया? तो 30 जून 1855 को दो संथाल विद्रोही नेताओं सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू ने लगभग 60,000 संथालों को लामबंद किया, यानी कि इकट्ठा किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। सिद्धू मुर्मू ने विद्रोह के दौरान समानांतर सरकार चलाने के लिए लगभग 10,000 संथालों को जमा किया। संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था और यह वर्तमान झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, जहां संथाल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती थी या निवास करती है। यह विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ था। तो यानी कि संथालों ने विद्रोह क्यों किया था? तो 30 जून 1855 को दो संथाल भाई थे, सिद्धू और कानू, तो इन्होंने जो है 60,000 संथालों को यानी कि इकट्ठा किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने विद्रोह की घोषणा की। और सिद्धू ने विद्रोह के दौरान समानांतर सरकार चलाने के लिए लगभग 10,000 संथालों को जमा किया और संथाल विद्रोह जो है 1855 में शुरू हुआ था और ये जो है वर्तमान के झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। यहाँ संथाल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती थी और यह विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ था। आगे आता है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कई कारणों से किया था, जिनमें मुख्य रूप से आर्थिक शोषण, सामाजिक उत्पीड़न और राजनीतिक अन्याय शामिल थे। ब्रिटिश सरकार ने संथालों की भूमि हड़प ली थी और उनसे मनमाना कर वसूल करते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इसके अलावा उन्हें सामाजिक और धार्मिक रूप से भी दबाया गया था। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है आर्थिक शोषण, तो इसके खिलाफ इसीलिए उन्होंने जो है क्या किया? विद्रोह किया। तो ब्रिटिश सरकार ने संथालों की भूमि को जब्त कर लिया और उन्हें साहूकारों और जमींदारों के हाथों में सौंप दिया, जिससे संथालों को भारी कर्ज में डुबो दिया गया। साहूकारों ने अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण दिए, जिससे संथालों को अपना जीवन यापन करने में बहुत मुश्किल हुई और इसीलिए संथालों ने क्या किया? विद्रोह किया। आगे आता है सामाजिक उत्पीड़न। तो ब्रिटिश सरकार ने संथालों की संस्कृति, रीति रिवाजों
और धार्मिक मान्यताओं को दबाने का प्रयास किया। वे संथालों को अपने पारंपरिक तरीकों से जीवन जीने से रोकते थे और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। तो ये भी जो है विद्रोह का एक कारण बना। आगे आता है राजनीतिक अन्याय। तो संथालों को ब्रिटिश शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, उन्हें सरकार की नीतियों में कोई भूमिका नहीं दी गई और वे अपनी समस्याओं को उठाने के लिए भी आवाज उठाने में से डरते थे। आगे आता है संथाल विद्रोह का महत्व। तो यानी कि जो संथाल विद्रोह था इसका महत्व क्या था। तो संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले संगठित आदिवासी विद्रोह में से एक था, जिसने आदिवासी समुदायों के संघर्ष और प्रतिरोध को दर्शाया था। तो ये इसका एक महत्व है। दूसरा आता है, यह विद्रोह जमींदारी प्रथा और साहूकारों के शोषण के खिलाफ था, जिसने संथालों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया था और उन्हें गरीबी में ढकेल दिया था। आगे आता है संथाल विद्रोह ने संथाल जनजातियों में एकता की भावना को बढ़ावा दिया, जिसने उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। तो ये था संथाल विद्रोह का महत्व। आगे इसी में आता है, संथाल विद्रोह आधुनिक संथाली पहचान के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने संथाल समुदाय को अपनी संस्कृति और पहचान को पुनः स्थापित करने में मदद की थी। आगे आता है संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1876 में संथाल, हरगना और काश्तकारी अधिनियम पारित किया, जिसने आदिवासी समुदायों को शोषण से कुछ सुरक्षा प्रदान की। आगे आता है संथाल विद्रोह के बाद ये नहीं बल्कि संथाल विद्रोह के बाद के आदिवासी आंदोलनों को प्रभावित किया, जिसने जैसे कि नक्सलवादी आंदोलन आदि। तो अब इस चैप्टर के आपके सारे सब्जेक्टिव कुछ नहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर से समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी तैयारी ऐसे अच्छे से चलती रहे। और अभी हम आपको इसके मॉडल पेपर, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, हिंदी के, इंग्लिश के सारे मॉडल पेपर्स भी कराएंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और ये हमारी गारंटी है कि आपके लगभग 85% आने की पूरी संभावना रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।